हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चंडीगढ़ जेबीटी एग्ज़ाम की डेट 17 मार्च आ चुकी है, हम सबको पता है। उसके लिए उन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो आज से हम अपनी साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक दिया है वो मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन ये दिया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे ये नोट्स आपके। और 10th स्टैंडर्ड तक का उन्होंने कहा है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा एग्ज़ाम का वो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, ठीक है। तो ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सारा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है? मोशन को हम गति कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट पोजीशन में होते हैं, कुछ आपके मोशंस में होते हैं। जैसे जो बर्ड्स अगर आपके फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, या फिर हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, तो वो क्या आपका मोशन में है, ठीक है, क्योंकि वो आपका गति में है, चल रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो रहा है। तो जो मोशन है हमारा वो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना या फिर किसी बॉडी की पार्टिकल की विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो हमारी क्या है? मोशन है, ठीक है। दूसरा आपका आता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। रेस्ट का मतलब आरामदायक स्थिति में तो जो हमारी पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, वो आपका रेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारी पोजीशन चेंज हुई है, तो उसको हम मेज़र करें तो कैसे मेज़र करें? तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। जैसे हमने इसको हम ओरिजिन मानते हैं, इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। तो यहाँ से हम क्या होता है, अपनी जितने भी हमारी मेजरमेंट है सबको मेजर करते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डिस्टेंस जो होती है हमारी, जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा चेंज आता है, जो पोजीशन उनकी चेंज होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप की हमारी मोशन होती है? सबसे पहले आती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द स्ट्रेट पाथ लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रेट पाथ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मोशन हुआ है बॉडी के अंदर, जो हमारा पाथ कवर किया है, वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। जैसे मोशन ऑफ ट्रेन्स या फिर व्हीकल्स, ये हमारे एक सीधी लाइन में चलते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारा ओ है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो यहाँ से पहले ए पे गया, ठीक है, ए हमारा 10 किलोमीटर है और ये हमारा 20 किलोमीटर है बी, ठीक है। पहले वो ओ से ए पे गया, उसके बाद वो ए से बी पे गया और फिर वो वापस बी से ए पे आया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो जैसे ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 20, ठीक है। तो पहले तो उसने 30 और उसके बाद 20 और ये तो 50 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करी। मतलब ये हमारा एक सीधे पाथ में उसने अपनी डिस्टेंस कवर करी है, तो वो हमारा क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन ए टाइप ऑफ मोशन कैरेक्टराइज्ड बाय रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस पे वो जो घूमता रहता है वो आपका क्या होता है? रोटेटरी मोशन। जैसे मूवमेंट ऑफ फैंस, फैन का हमारा एक्सिस के ऊपर वो ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, तो वो हमारा मूवमेंट ऑफ फैंस। या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन से क्या होता है? हमारा डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रोटेटरी मोशन होता है। उसके बाद आपका आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी कैरेक्टराइज्ड बाय बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसके अंदर हमारा क्या होता है? एक बार ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, तो वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आएगा। जैसे पेंडुलम होता है हमारा, पेंडुलम, ये आपका पेंडुलम है, जैसे एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे हमारा वॉचेस के अंदर भी होता है, जो वॉल क्लॉक होती है उनमें भी होता है पेंडुलम, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, तो वो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। उसके बाद हमारा आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच इट रिपीट्स इनिशियल पोजिशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच इट्स
इट रिपीट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रिपीट करता है, तो वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे मोशन ऑफ मिनट, अब ये हमारी क्लॉक है, ठीक है, और जो मिनट की हमारी जो मिनट हैंड होती है वो क्या करती है, ये पूरा कवर करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आती है, फिर दोबारा रिपीट होती है, फिर ऐसे ही सेकंड की भी और आवर एंड भी इन ए वॉच। तो वो आपका क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, जो अपनी इनिशियल पोजीशन को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, वो आता है आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर होता है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद हमारी आती है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ए प्लेन, when two objects are moving in a plane either in same direction or opposite, each have relative motion with respect to second। अब देखिए जैसे दो ऑब्जेक्ट्स अगर when two objects are moving in a plane, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपके प्लेन मतलब जो हमारा समतल होता है वहाँ पर अगर आपके ऑब्जेक्ट्स मूविंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट में है, तो दोनों के अंदर आपका रिलेटिव मोशन होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे पर्सन सिटिंग इन ए ट्रेन, अगर हम जैसे ट्रेन में अगर हमने सफ़र किया है तो हमें पता है कि हम ट्रेन में बैठे होते हैं और हम बाहर अगर ट्री को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ट्री चल रहे हैं, जबकि क्या होता है, हमारी ट्रेन चल रही होती, तो इसलिए हमें जो बाहर पेड़ होते हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस मतलब दूरी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान, गति के दौरान जो उसने एक्चुअल पाथ अपना कवर किया है, जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी, तो वो आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। मैंने अभी एक एग्जांपल ऊपर आपको बताया भी था, जैसे ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। ये 10 किलोमीटर दूर है, ये 20 है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है आपका, बी पे गया, फिर वो सी पे गया, अब सी से वो वापस बी पे आया, तो उसकी कितनी डिस्टेंस होगी। सबसे पहले तो इसको कवर करेंगे हम, 10 और 20, 30 हो गया। अब यहाँ से वापस बी पे आया तो 20 हो गए, तो मतलब 50 किलोमीटर जो है उसकी वो डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस होती है। अब डिस्टेंस जो है वो हमारी उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होती है सिर्फ, उसके अंदर आपकी डायरेक्शन नहीं होती, तो वो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मात्रा होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम विस्थापन बोलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसके बीच में, फाइनल पोजिशन और इनिशियल पोजिशन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और फिर सी से वापस बी पे आया, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो बी माइनस ए होगा, ना कि सी माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए आ गया आपका डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। जो डिस्टेंस होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें सिर्फ आपकी मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके अंदर हमारी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो वो आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारा यही डिफरेंस है। मेजर हम डिस्टेंस के अंदर भी करेंगे लेंथ को और डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन डिस्टेंस में हमारा टोटल जितनी भी डिस्टेंस हमने कवर करी है वो आएगी। डिस्प्लेसमेंट में हमारी क्या आएगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपका है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमारी जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, सपोज हमने ए से स्टार्ट किया है, बी पे कोई ऑब्जेक्ट गया, अब वापस वो बी से ए पे आया, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो इट में जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी उस केस में, अगर ये 10 थी, ठीक है, 10 किलोमीटर था ये, तो पहले तो ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे गया,
तो 10 वो गया और 10 वापस आया, तो मतलब जो डिस्टेंस हो गई वो 20 हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्पीड। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल, जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक यूनिट टाइम के अंदर, तो वो हमारी स्पीड होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की हमारी यूनिट क्या होती है, इसकी मीटर या फिर किलोमीटर होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो अब हमारी स्पीड है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए यूनिट टाइम के अंदर, इसकी स्पीड, इसकी आपकी यूनिट क्या होगी। अब देखिए डिस्टेंस को हम या तो मीटर में करते हैं या सेंटीमीटर में, टाइम हमारा सेकंड, तो ऊपर जाके ये मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था डिस्टेंस, अब ये हमारी है वेलोसिटी। इसके अंदर भी हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है किसी बॉडी के अंदर, लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर, जो डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन के अंदर अगर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है यूनिट टाइम के अंदर, तो वो हमारी वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसके अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ऊपर और नीचे आएगी टाइम। यहाँ पर स्पीड में क्या था हमारा, ऊपर डिस्टेंस थी नीचे टाइम थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड था, और डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है ऑफ द बॉडी विद टाइम। एक्सेलरेशन को हम हिंदी में त्वरण बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई है ऑफ द बॉडी विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। जैसे सपोज जब टाइम आपका 0 था, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। अगर टाइम हमारा t हो गया, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गई। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज होता है वेलोसिटी का, तो v माइनस यू, और नीचे आपका t माइनस इनिशियल टाइम हमारा 0 था, तो v माइनस यू ओवर टी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है, v माइनस यू ओवर टी। चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू क्या हमारा चेंज इन वेलोसिटी ओवर नीचे हमारा टाइम। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी ये थी, ये मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, 3 इक्वेशंस है मोशन की। सबसे फर्स्ट तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t हमारा टाइम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है आपकी वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये हमारी इसके अंदर आपकी 3 इक्वेशंस रहने वाली हैं मोशन की। नेक्स्ट हमारा है फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम हिंदी में बल कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एनी एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फोर्स हमारा क्या होता है कि जैसे कोई भी पोजीशन, कोई भी बॉडी हमारी क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। एक्सटर्नल कोई एजेंट उसका अगर उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो वो जो हमारी बॉडी की जो स्टेट है वो वही रहेगी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होता है, अगर हम स्प्रिंग को प्रेस कर देते हैं तो उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वो आपका ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी की ऑब्जेक्ट के जो उसकी शेप है, साइज़ है, उसको भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स आपका क्या है, किसी भी बॉडी को उसकी पोजीशन से चेंज करता है। जैसे रेस्ट पे थी वो, ठीक है, रेस्ट पे है अगर कोई पोजीशन, तो जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को जब तक ये रेस्ट पे रहेगी, जब तक हम इसको किक नहीं करेंगे। अब इसको किक किया तो ये हवा में उड़ी। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अब इसके जो फोर्स है वो उसके 2 टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसको एक बच्चा इधर से प्रेस कर रहा है और एक बच्चा इधर से पुश कर रहा है। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होगा, और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दोनों, तो ये अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, कि चेंज नहीं होगी इसकी पोजीशन, ठीक है। तो वो आपका बैलेंस्ड फोर्स होगा। जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, तो वो आपका इक्वल एंड अपोजिट हो गया, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो वो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अंदर हमारा क्या है, अगर मान लो दो बच्चे हैं, इधर से अगर आपको इसको पुश कर रहे हैं, तो वो हमारी इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं इसके लाज। अब देखिए मोशन के लाज क्या होते हैं, गति के नियम आपके। सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। अब देखिए क्या कह रहा है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे ये लॉज, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका रेस्ट की पोजीशन में कब तक रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म पोजीशन में वो कब तक रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि ये बॉल है, ये बॉल आपकी एज इट इज़ रहेगी, रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी जब तक हम इसको किक नहीं करते हैं। अगर हम इसको किक करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, मोशन में आ जाएगी, वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी दो बातें आएंगी। एक तो आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया होता है आपका कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए जितना भी हमारा वो उसको रेसिस्ट करती है, वो आपका इनर्शिया होता है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा तो उसका जो इनर्शिया है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपका दे रखा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो उसके इनर्शिया को मेजर करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा है, जैसे मान लिया हमारी ये दे रखी है कि कोई एक हैवी ट्रंक है और एक बॉल है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो जो हैवी ट्रंक है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, बॉल का इनर्शिया आपका कम होगा। तो इनर्शिया हमारा क्या होता है, जितना भी मास होता है, ठीक है, मास जिसके अंदर हैवियर होगा उसी के अंदर इनर्शिया आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो हमारी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मास होता है उसका आपका इनर्शिया होता है। ऐसा यूनिट हमारी मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे रिलेटेड हमारी ये कुछ टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ को समझने के लिए हमें मोमेंटम को समझना पड़ेगा। मोमेंटम आपका क्या होता है, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। P इज इक्वल टू mv, ठीक है। ये होता है हमारा मोमेंटम। अब इसने क्या कहा, ऊपर देखिए अब हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा क्या होगा। अब देखिए पहले तो इसने फोर्स दिया था, ठीक है, और ये कहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो चेंज हो रहा है मोमेंटम आपका, तो एम वी माइनस एम यू, ठीक है, ये है। अब यहाँ से आ गया आपका कि ये तो चेंज था मोमेंटम का, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ में हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू ओवर टी। अब ये v माइनस यू ओवर टी ये क्या है हमारा, ये एक्सेलरेशन होता है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f इज इक्वल टू एम ए। फाइनल जो हमारी इसकी इक्वेशन आएगी, f इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। m हमारा मास होता है, a हमारा एक्सेलरेशन होता है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स की हमारी जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और या फिर 1 न्यूटन हमारा किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मोमेंटम हमने पढ़ लिया। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो वो हमारा आता है मोमेंटम। ठीक है, m इंटू में भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। लास्ट हमारा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हर किसी एक्शन के लिए हमारा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हम चलते हैं, हमारे पैर आगे जाते हैं, ज़मीन पीछे जाती है, हम मतलब आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं और वो हमारा पीछे की तरफ, तो वो हमारा क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या फिर हमारा जैसे गन का भी एक एग्जाम्पल है, जो कॉइल है आपकी वो पीछे प्रेस करती है और वो आपका बाहर जाती है, तब वो हमारा क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी। इसके अंदर जो जो बेसिक हमारा पार्ट था मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन का, वो मैंने इसके अंदर कवर किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।